वेलकम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज का हमारा वीडियो स्पेशल है क्योंकि हमारे वीडियो में आज हम करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट के PYQs जो दिसंबर 2025 वाले अटैम्प्ट में एग्जाम में आए थे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मिथ्स अबाउट रूरल मार्केट। रूरल मार्केट के बारे में कौन कौन सी मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है, वो स्टेटमेंट जो आपको लगता है सही है पर वो सही नहीं है। जैसे कि पहली स्टेटमेंट हमारे पास है, ऑल विलेजेस आर इक्वली पॉपुलेटेड। सभी विलेजेस की जनसंख्या इक्वल है, सभी विलेजेस की पॉपुलेशन इक्वल है। क्या ये मिथ है? बिल्कुल ये मिथ है, क्योंकि सभी विलेजेस की पॉपुलेशन इक्वल नहीं हो सकती। तो हम यहाँ पे साइड में नोट कर लेते हैं कि ए स्टेटमेंट एक मिथ है। बी स्टेटमेंट हमारे पास है, रूरल कंज्यूमर्स आर ए हेट्रोजीनियस लॉट। कि रूरल कंज्यूमर्स हेट्रोजीनियस होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब देखो क्या है, हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का होना। जैसे होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसा होना, वैसे ही हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप का होना। तो ये स्टेटमेंट कह रही है कि रूरल कंज्यूमर्स आर हेट्रोजीनियस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ये कोई मिथ नहीं है, क्योंकि रूरल जो कंज्यूमर्स हैं वो क्या है, हेट्रोजीनियस है। हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, कोई रिच है, कोई पुअर है, किसी की परचेजिंग सेंस अलग है, किसी की बिल्कुल अलग है, कोई अपने प्रोफेशन के हिसाब से परचेज करता है। तो सभी अलग अलग तरह के कंज्यूमर हैं, सभी की डिमांड अलग अलग है। थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास है, बीइंग इलिटरेट रूरल कंज्यूमर इज नॉट एबल टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड ब्रांड्स। थर्ड स्टेटमेंट यानी कि सी स्टेटमेंट हमें कह रही है कि रूरल कंज्यूमर इलिटरेट होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वो प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। मतलब एक रूरल कंज्यूमर को प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच का फर्क नहीं मालूम, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मिथ है। तो सी स्टेटमेंट भी एक मिथ है, क्योंकि आज के समय में ऐसा नहीं है कि रूरल कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट और ब्रांड के बीच का डिफरेंस नहीं पता। आज के टाइम में उन्हें सब कुछ पता है। डी स्टेटमेंट हमारे पास है, ओनली लो प्राइस प्रोडक्ट्स विल सेल इन रूरल इंडिया। कि रूरल इंडिया में सिर्फ लो प्राइस प्रोडक्ट्स यानी कि सस्ते प्रोडक्ट ही सेल होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्टेटमेंट भी एक मिथ है। रूरल एरिया में भी लोग महंगी चीज़ें परचेज करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई महंगी चीज़ें वहाँ परचेज नहीं करता, हर तरह के लोग हैं। फिफ्थ स्टेटमेंट है, रूरल मार्केट्स आर दी कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट्स। रूरल मार्केट एक कंज्यूमर ड्यूरेबल मार्केट है। इसका मतलब क्या है कि रूरल एरिया के लोग कंज्यूमर ड्यूरेबल आइटम्स ज़्यादा खरीदते हैं। और आप सभी को ये पता है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स क्या होते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स होते हैं जैसे टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, मोटरसाइकिल, कूलर। तो ये सभी चीज़ें रूरल एरिया में ज़्यादा खरीदी जाती हैं। ये स्टेटमेंट मिथ नहीं है। तो पांचों स्टेटमेंट्स हमने पढ़ ली है। एक तो बी स्टेटमेंट मिथ नहीं है कि रूरल कंज्यूमर्स हेट्रोजीनियस होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऐसे ही ई स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो मिथ यहां पर कौन कौन सी है? स्टेटमेंट ए, सी एंड डी। स्टेटमेंट ए, सी और डी हमारी स्टेटमेंट ए, सी और डी हमारी मिथ्स हैं। तो यहां पर आंसर होता है 2, स्टेटमेंट ए, सी एंड डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर बाइंग इन प्रॉपर सीक्वेंस। ये कह रहा है कि नीचे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस के, उन्हें हमें एक सीक्वेंस में लगाना है। तो देखिए, ये बाइंग प्रोसेस के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर 5 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, सर्च फॉर अल्टरनेटिव्स, नीड रिकॉग्निशन, डिसीजन एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। तो हम सभी को ये प्रोसेस पता है। सबसे पहले एक कंज्यूमर के दिमाग में कोई भी चीज़ खरीदने से पहले सबसे पहले कंज्यूमर के दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले कंज्यूमर के दिमाग में नीड अराइज होती है। सबसे पहले वो नीड अराइज करता है अपने दिमाग में कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए। उसके बाद वो अपना एक क्राइटेरिया बनाता है। क्राइटेरिया मतलब जैसे आपने एक बजट सेट कर लिया, आपने सोच लिया कि मुझे आने जाने में दिक्कत होती है, मुझे एक मोटरसाइकिल चाहिए। अब आप एक बजट डिसाइड करेंगे कि मुझे कितने रुपए की मोटरसाइकिल चाहिए, क्योंकि मार्केट के अंदर 50-60 हज़ार रुपये से लेके और आप कई लाख रुपए तक की मोटरसाइकिल परचेज कर सकते हैं। तो आपको एक
डिसीजन क्राइटेरिया डेवलप करना है। मैं इन पे नंबर डाल देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला स्टेप है हमारा नीड रिकॉग्निशन, दूसरा स्टेप है हमारा डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन क्राइटेरिया। उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आता है, हम सर्च करते हैं कि कौन कौन सी बाइक मार्केट में अवेलेबल है। तो यानी कि अब हम ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करते हैं कि मुझे हीरो की बाइक परचेज करनी है, मुझे सुजुकी की बाइक परचेज करनी है, या मुझे होंडा की बाइक परचेज करनी है। तो हम ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करते हैं, ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। अब हम इन ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करते हैं, मतलब हम अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं कि सुजुकी की बाइक अच्छी रहेगी मेरे लिए, होंडा की बाइक अच्छी रहेगी, या हीरो की बाइक मेरे लिए अच्छी रहेगी। तो हम उनको इवैल्यूएट करते हैं। तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप। और लास्ट स्टेप है डिसीजन। डिसीजन में हम डिसीजन ले लेते हैं कि फाइनल डिसीजन हमने लिया है कि हम अपनी हीरो की बाइक परचेज करेंगे क्योंकि इसकी माइलेज ज़्यादा है, या जो भी रीज़न है आपका, तो आप इसको परचेज कर लेते हो। तो ये हमारी पांचों स्टेप हो गई। तो हम देखते हैं करेक्ट आंसर हमारा किस पे मैच करता है। करेक्ट हमारा आंसर होता है थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के साथ हमें लिस्ट 2 को मैच करना है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन है एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड। हमें पॉइंट दिया हुआ है हाईएस्ट रीच। अब हमें हाईएस्ट रीच को लिस्ट 2 में किसी के साथ मैच करना है। अब हाईएस्ट रीच का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी एडवर्टाइजमेंट पहुंचना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचना। तो ऐसा किस केस में हो सकता है? क्या पब्लिसिटी के केस में ऐसा हो सकता है, एडवर्टाइजिंग के केस में ऐसा हो सकता है, पर्सनल सेलिंग के केस में ऐसा हो सकता है, या सेल्स प्रमोशन का? हम सभी को पता है कि एडवर्टाइजिंग के केस में ऐसा होता है कि हमारी रीच हाईएस्ट होती है। जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो टेलीविज़न पे ऐड कराती हैं, इसीलिए रन कराती हैं क्योंकि इनकी रीच बहुत ज़्यादा है। सेकंड हमारे पास है मोस्ट परसुएसिव, कि मोस्ट परसुएसिव कौन सा है। अब परसुएसिव का मतलब देखो क्या है। परसुएसिव का मतलब होता है किसी को कुछ करने के लिए परसुएड करना, ठीक है। जैसे कि आप मान लो किसी मॉल में जाते हैं और आपको एक एसी परचेज करना है, तो वहाँ पे सेल्समैन आपके पास आता है और सेल्समैन मान लो आपको ये परसुएड करता है कि भाई आप सैमसंग का ही एसी परचेज कीजिए, और कोई एसी सैमसंग इतना अच्छा नहीं है, मान लो वो ऐसा कहता है। इट मीन्स वो आपको सैमसंग का एसी खरीदने के लिए परसुएड कर रहा है, ठीक है। तो ये वहीं से वर्ड आया है परसुएड से परसुएसिव। तो मोस्ट परसुएसिव टेक्निक जो मानी जाती है वो मानी जाती है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम पर्सनली बात कर रहे होते हैं अपने पोटेंशियल कंज्यूमर से। तो ये सबसे ज़्यादा परसुएसिव टेक्निक मानी जाती है। थर्ड हमारे पास क्या है, इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स, जो सेल्स पर इमीडिएट इफेक्ट डाले, तुरंत प्रभाव डाले सेल्स पे। यहां पर आती है हमारी सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स। सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स जैसे कोई डिस्काउंट प्रोवाइड करना। जैसे आपने मान लो कोई चीज़ परचेज करने का सोचा किसी शॉपकीपर से, और उसने तुरंत आपको एक छोटा सा डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया, तो ये क्या है, एक सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। आप डिस्काउंट की वजह से हो सकता है आप थोड़ी ज़्यादा वो चीज़ परचेज कर लो, ठीक है। मान लो उसने कहा कि आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लो, मैं आपको डिस्काउंट दे दूंगा, तो ये एक तरह से सेल्स प्रमोशन टेक्निक है। या उसने कहा कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ ये चीज़ फ्री है, तो ये भी एक सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है। तो ये क्या है, इमीडिएट इफेक्ट डालती है सेल पे, ठीक है। फोर्थ हमारे पास है नो कॉस्ट इन्वॉल्व, कि इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ है लिस्ट 2 में जिसमें कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती। हम सभी जानते हैं एडवर्टाइजिंग बहुत महंगी होती है। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की ऐड करानी है तो वो बहुत महंगा होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमारे पास होती है पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में कोई भी खर्चा नहीं आता, कोई भी खर्चा पब्लिसिटी में नहीं आता। पब्लिसिटी का मतलब ही यही होता है कि ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें कोई भी कॉस्ट इनकर आपने नहीं करी है, मतलब कोई भी पैसे आपके नहीं लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई शॉप है और वो किसी सिनेमा हॉल के सामने है, और आपने जब अखबार में एडवर्टीजमेंट दी और आपने उसमें लिख दिया कि हमारी शॉप इस पर्टिकुलर सिनेमा हॉल के सामने है, तो सिनेमा हॉल की पब्लिसिटी अपने आप हो गई। सिनेमा हॉल ने तो वो ऐड दी नहीं, तो सिनेमा हॉल ने तो कोई पैसे खर्च किए नहीं, तो दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। तो अब ये देखते हैं, ए हमारा मैच करता है 2 के साथ।
ए हमारा 2 के साथ मैच करता है, बी हमारा मैच करता है 3 के साथ, तो हमारा आंसर है 3। सी हमारा 4 के साथ कर रहा है और डी हमारा 1 के साथ कर रहा है, तो इसका आंसर है 3। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ए फर्म वेल पब्लिसाइज्ड चेंजेस इन प्राइस एंड प्राइस चेंजेस आर जनरली फॉलोड बाय द राइवल फर्म्स। ये कह रहा है कि एक फर्म है, वेल पब्लिसाइज्ड है, वो प्राइस में कुछ चेंज करती है, और जब वो फर्म प्राइस में कुछ चेंज करती है तो दूसरी अदर फर्म्स भी उसको फॉलो करती है, यानी कि वो भी प्राइस में चेंज करती हैं बाकी फर्म्स। दिस काइंड ऑफ प्राइस लीडरशिप में नॉट नेसेसरीली कम फ्रॉम द लार्जेस्ट फर्म ऑफ द इंडस्ट्री। लेकिन ये जो प्राइस चेंज कर रही है ये फर्म, ये लार्जेस्ट फर्म नहीं है इंडस्ट्री की। ये प्राइस लीडरशिप का क्वेश्चन है। हम सभी जानते हैं एक इंडस्ट्री होती है, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स होती है, बहुत सारी फर्म्स होती है एक इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब इंडस्ट्री में एक प्राइस लीडर होता है जो प्राइस में कुछ चेंज करता है तो सभी उसको फॉलो करते हैं, ठीक है, ऐसा हम सभी जानते हैं। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो प्राइस चेंज को फॉलो किया जा रहा है, जिस फर्म के प्राइस चेंज को फॉलो किया जा रहा है, वो फर्म कोई लार्जेस्ट फर्म नहीं है। तो अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का मतलब कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। बायोमेट्रिक का मतलब होता है, बायोमेट्रिक एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो अटेंडेंस के लिए ऑफिस वगैरह में लगाया जाता है, ठीक है। तो उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, ये ऐसे ही दिया हुआ है। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, ये ही इसका आंसर है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक टाइप के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे, दैट इज बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। ये क्या होती है? बायोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप के अंदर एक ऐसी फर्म को फॉलो किया जाता है जो फर्म इंडस्ट्री की लार्जेस्ट फर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन उस फर्म का पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उस फर्म का मार्केट को एनालाइज करने का तरीका बहुत अच्छा है, वो फर्म मार्केट में फोरकास्टिंग बहुत अच्छे से करती है, इसलिए सब उसको फॉलो करते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूं, अच्छे से समझ में आएगा। एयरलाइंस इंडस्ट्री है, ठीक है, बहुत सारी एयरलाइन कंपनियां हैं। एयर इंडिया इनमें से एक कंपनी है। एयर इंडिया कोई लार्जेस्ट फर्म यहां पे नहीं है, लेकिन बाकी सभी कंपनियां एयर इंडिया के प्राइसेस को फॉलो करती हैं, कर सकती है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगर एयर इंडिया प्राइसेस में कोई चेंज करती है और इसको देखकर बाकी अदर कंपनीज भी चेंज कर दे अपने फ्लाइट के प्राइसेस में, तो ये कहलाएगा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप, ठीक है। फिर भी हम बाकी क्वेश्चंस भी देख लेते हैं एक बार, फिर भी हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं एक बार। प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, कि लो कॉस्ट फर्म के प्राइस लीडरशिप को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म, इंडस्ट्री की जो डोमिनेंट फर्म है उसकी लीडरशिप को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा भी क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है क्वेश्चन में, बल्कि ये क्लियरली लिखा हुआ है कि दिस काइंड ऑफ प्राइस लीडरशिप में नॉट नेसेसरीली कम फ्रॉम द लार्जेस्ट फर्म ऑफ द इंडस्ट्री, कि लार्जेस्ट फर्म के प्राइस को फॉलो नहीं किया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अरेंज द फॉलोइंग इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ अजॉर्प्शन इन द टर्म्स ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन अमंग द मासेस। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन का क्वेश्चन है। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होता है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन में एक लेवल्स बताए हुए हैं, स्टेप्स बताए हुए हैं कि जब भी कोई नया इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट के अंदर आता है तो उस प्रोडक्ट को कौन लोग परचेज करते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के साथ करेंगे। आप ऐसा समझ लीजिए कि मार्केट में मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, ठीक है। मोबाइल फोन जब मार्केट में आए तो धीरे धीरे टच स्क्रीन फोन आने लगे, लेकिन हर किसी ने टच स्क्रीन फोन पे शिफ्ट नहीं किया, ठीक है। कुछ लोग आज भी कीपैड वाला फोन भी यूज करते हैं, ठीक है। अब टच स्क्रीन के बाद भी एक टेक्नोलॉजी आ गई, फोल्डेबल फोन आ गए, ठीक है। अब फोल्डेबल फोन आज की डेट में हर किसी के पास तो नहीं है, ठीक है। कुछ लोगों को बड़ा चाव होता है कि उनको नई टेक्नोलॉजी का यूज करना है, वो लोग उसको सबसे पहले परचेज करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। यहां 5 हमारे पास ऑप्शन है और इसकी प्रोसेस आप सभी को पता होनी चाहिए। अगर नहीं भी पता तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो भी डला हुआ है, आप देख सकते हैं। ओपिनियन फॉलोअर्स, ओपिनियन लीडर्स, अर्ली अडोप्टर्स, चेंज एजेंट्स, लगार्ड्स।
यहाँ पर ये 5 ऑप्शन हमको दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले जब भी कोई इनोवेशन मार्केट में आती है तो हम सभी को पता है सबसे पहले चेंज एजेंट्स उस इनोवेशन को परचेज करने की तरफ भागते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब चेंज एजेंट्स उन फोन को या उस नए प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो वो उसकी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी भी करते हैं एक तरह से, ठीक है। जैसे नए फोल्डेबल फोन जब मार्केट में आए तो सबसे पहले उन लोगों ने खरीदे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा चाह होगा नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का, तो उनको मार्केटिंग की टर्म्स में हम कहेंगे चेंज एजेंट। अब चेंज एजेंट के बाद कुछ अर्ली अडोप्टर्स होंगे। अर्ली अडोप्टर्स मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक तो नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनको एक्साइटमेंट होती है कि इनको नया प्रोडक्ट यूज़ करना है, लेकिन यूज़ तब करेंगे जब कुछ लोगों के पास ये प्रोडक्ट देख लिया, ठीक है। तो ये कहलाएंगे अर्ली अडोप्टर्स। अर्ली अडोप्टर्स के बाद आएंगे ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स कौन होते हैं? जो अर्ली अडोप्टर्स के बाद प्रोडक्ट को परचेज करेंगे, ठीक है। उनने मान लो सुना होगा कि भाई फोल्डेबल फ़ोन तो बहुत अच्छा होता है, कैरी करने में बहुत आसान है, बहुत बड़ी स्क्रीन है, ठीक है, तो वो इसको परचेज करेंगे, वो कहलाएंगे ओपिनियन लीडर्स। उसके बाद आएंगे हमारे ओपिनियन फॉलोअर्स। ओपिनियन फॉलोअर्स आते हैं ओपिनियन लीडर्स के भी बाद। ये लोग वेट करते हैं कि टेक्नोलॉजी थोड़ी सस्ती हो जाए तो परचेज करेंगे, ठीक है, इसके पार्ट्स एक्सेसरीज वगैरह सब कुछ मिलने लग जाए तब परचेज करेंगे, ठीक है। और सबसे लास्ट में आते हैं लगार्ड्स। लगार्ड्स सबसे लास्ट में आते हैं। ये लोग जल्दी से नई टेक्नोलॉजी की तरफ मूव करते ही नहीं है, इन्हें लगता है जो पहले से चल रहा है वही ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इसको आंसर में चेक करता हूँ तो हमारा आंसर बनता है DCBAE, तो ये आंसर बनता है 2, तो इसका राइट आंसर है 2। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ पर्सनल सेलिंग इन सीक्वेंस, ठीक है, कि पर्सनल सेलिंग के इन स्टेप्स को सीक्वेंस में हमने लगाना है, ठीक है। तो एक तरह से पर्सनल सेलिंग की प्रोसेस पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए हमारे पास ऑप्शन है प्री अप्रोच, प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, अप्रोच, प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग, हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस, ठीक है। अब इनको हम एक एक करके स्टेप वाइज देखते हैं। तो अगर पर्सनल सेलिंग के स्टेप की बात करता हूं तो क्या होता है, यहाँ पर बात कर रहे हैं पर्सनल सेलिंग की, जिसमें कि हम 1-to-1 कस्टमर से बात करके, अपने पोटेंशियल कस्टमर से बात करके हम उसको कन्विंस करते हैं कि भाई आप हमारा प्रोडक्ट खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। हमें उसकी हर क्वेरी को सॉल्व करना होगा, हमें उसको कन्विंस करना होगा कि वो हमारा प्रोडक्ट परचेज कर ले। जब नए नए वैक्यूम क्लीनर्स इंडिया में आए थे तो लोगों के घर घर में जाकर वैक्यूम क्लीनर दिखाए जाते थे पर्सनल सेलर के द्वारा कि भाई ये देख लो, ऐसा होता है वैक्यूम क्लीनर, ऐसे काम करता है, ठीक है, ये इसकी खासियत है, ये आपका काम आसान बना देगा, ऐसी चीज़ें होती थी, ठीक है। तो अब हम इसको इसके माध्यम से देखते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप जो है वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड क्वालिफाइंग। ये बिल्कुल पहला स्टेप है। पहला स्टेप इसलिए है, सबसे पहले जो पर्सनल सेलर होगा वो प्रोस्पेक्टिंग करेगा और क्वालिफाइंग करेगा। उसको कोई भी प्रोडक्ट जब सेल करना है तो वो उन कस्टमर्स को टारगेट करेगा जो वो प्रोडक्ट एक्चुअल में खरीद सकते हैं, क्योंकि देखो वो अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये सेलर चाहेगा कि भाई मेरा प्रोडक्ट मैं ऐसे पर्सन को दिखाऊं जो मेरा प्रोडक्ट आसानी से खरीद ले। जिसको कोई मतलब ही नहीं है प्रोडक्ट से, ऐसे पर्सन को प्रोडक्ट दिखा के कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर वो प्रोस्पेक्टिंग करता है, पता करता है कि कौन मेरा प्रोडक्ट खरीद सकता है, और क्वालिफाइंग करता है, मतलब अपने बजट के हिसाब से, प्रोडक्ट के यूज़ के हिसाब से वो एक लिस्ट बनाता है। फॉर एग्जांपल वैक्यूम क्लीनर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले वैक्यूम क्लीनर्स विलेजेस में नहीं गए होंगे, सबसे पहले अर्बन एरियाज़ में आए होंगे कि यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ कस्टमर्स को क्वालिफाई किया होगा कि हम इनके घर में जाते हैं, इनसे बात करते हैं। इनकम के आधार पर हो सकता है, कोई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करता है उसके आधार पर हो सकता है, तो वो उस तरह से उसको क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड हमारा स्टेप बनता है प्री अप्रोच। एक बार कस्टमर से मिलने से पहले उसको प्री अप्रोच किया जाएगा, ठीक है। अप्रोच करने से पहले का स्टेप होता है कि एक प्लानिंग बनाई जाएगी उस पर्सनल सेलर के द्वारा कि किस तरह से अपने प्रोडक्ट को शोकेस किया जाए, डेमोन्स्ट्रेट किया जाए अपने पोटेंशियल कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद आएगा अप्रोच। इस स्टेप पर वो पोटेंशियल कस्टमर को अप्रोच करेगा, ठीक है। जैसे उसके घर जाएगा क्लीनर लेके और उसको अप्रोच करेगा, उससे बातचीत करेगा, उसे बताएगा वैक्यूम क्लीनर के बारे में।
उसके बाद है प्रेजेंटेशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन, फोर्थ स्टेप। तो यहां पर क्या करेगा, वो वैक्यूम क्लीनर को चला के दिखाएगा कि देखो भाई साहब ये ऐसे चलता है, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप है हैंडलिंग ऑब्जेक्शन। कोई भी नई टेक्नोलॉजी, नई चीज या कोई भी प्रोडक्ट बिना क्वेरी सेटिस्फाई करे कोई भी कस्टमर आज की डेट में परचेज नहीं करता, ठीक है। तो पर्सनल सेलर का ये लास्ट स्टेप क्या है पर्सनल सेलिंग में, कि वो कस्टमर की सारी क्वेरीज को सोल्व करेगा, कि कस्टमर की कोई भी क्वेरी है उसको सोल्व करेगा। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने कहा कि भाई अगर लाइट नहीं आई तो वैक्यूम क्लीनर कैसे चलेगा, तो हो सकता है उसका वैक्यूम क्लीनर बैटरी वाला हो, वो कहेगा सर हमारे क्लीनर में बैटरी है, इसको लाइट की ज़रूरत ही नहीं है, इसको चार्ज करना पड़ता है। इस तरह से जो भी मतलब क्वेरीज है उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से स्टेप बनते हैं DACBE। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर है आंसर नंबर 4। तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, कि 2 स्टेटमेंट्स दी हुई है। वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। एक स्टेटमेंट असर्शन है, एक रीजन है, तो हमें कौन सी सही है कौन सी गलत है ये देख लेते हैं पहले, या कौन किसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये देख लेते हैं। सबसे पहली स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं, द स्किमिंग प्राइस पॉलिसी इज अडोप्टेड वेयर क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट आर नॉट अवेलेबल। कि स्किमिंग प्राइसिंग पॉलिसी वहां पर अडोप्ट की जाती है जहां पर नए प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट क्लोजली अवेलेबल नहीं है। सबसे पहली बात यह है स्किमिंग पॉलिसी क्या होती है। स्किमिंग प्राइस पॉलिसी होती है जब कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसका प्राइस बहुत हाई रखा जाता है और धीरे धीरे उसके प्राइस को कम किया जाता है कुछ समय के बाद। जैसे आजकल नए फ़ोन जब लॉन्च होते हैं तो लॉन्च होते ही आप देखिए उनका प्राइस बहुत हाई होता है, क्योंकि उन्होंने उन फ़ोन्स में कई नए टेक्नोलॉजिकल फीचर्स होते हैं जिस वजह से उनका प्राइस हाई रखा जाता है। इसको बोलते हैं स्किमिंग प्राइस पॉलिसी। आईफोन या सैमसंग आजकल ऐसा करते हैं कंपनियां, ठीक है। तो यहाँ पर है, लेकिन वो ऐसा तभी कर पाते हैं क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ लेते हैं, दिस पॉलिसी रिक्वायर्स फिक्सिंग ए लोअर इनिशियल प्राइस designed to penetrate the market as quickly as possible and is intended to maximize the profit in the long run। ये कह रहा है कि ये पॉलिसी कहती है कि शुरू में कम प्राइस रखो, लोअर इनिशियल प्राइस, ताकि मार्केट को पेनिट्रेट कर सके, मतलब सभी तक हमारे प्रोडक्ट को पहुंचा सके। तो अगर मैं इस रीजन स्टेटमेंट की बात करूं तो ये स्टेटमेंट ना बिल्कुल ही रोंग है। रोंग कैसे है? क्योंकि ये कह रहा है कि ये पॉलिसी कह रही है कि प्राइस बहुत लो पे फिक्स करो, लेकिन स्कीमिंग पॉलिसी कहती है कि प्राइस हाई होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है, यानी कि जो रीजन है, बिल्कुल गलत है। तो यहां पर आंसर होगा ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन। एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को हमको रीड करना है और इसके बेस पे 5 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर हमको करने हैं। तो एक बार फटाफट एक पैसेज रीड कर लेते हैं। इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड स्टार्टअप इन इंडिया प्रोड्यूसेस इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। इको फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो कि एक नया स्टार्टअप है जिसने कि इको फ्रेंडली होम क्लीनिंग प्रोडक्ट्स बनाना शुरू किया है या बेचती है वो प्रोडक्ट, जैसे कि लिक्विड डिटर्जेंट बनाती है, ठीक है, कपड़े धोने के लिए, फ्लोर क्लीनर बनाती है, फ्लोर को क्लीन करने के लिए, डिश वॉशिंग लिक्विड्स, बर्तन धोने के लिए भी वो जो भी डिश वॉशिंग लिक्विड है वो बनाती है। द कंपनी फॉलोज ए ग्रीन मार्केटिंग अप्रोच एंड हाईलाइट्स इट्स प्रोडक्ट्स एज बायोडिग्रेडेबल, सेफ एंड अफोर्डेबल। कंपनी ग्रीन मार्केटिंग के अप्रोच को फॉलो करती है, जैसा कि आजकल अधिकतर कंपनियां कर ही रही है, एंड हाईलाइट्स इट्स प्रोडक्ट्स एज बायोडिग्रेडेबल, और कहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स बायोडिग्रेडेबल है, सेफ है और सस्ते भी हैं, अफोर्डेबल है। टू रीच इट्स कस्टमर्स, इको फ्रेश सेल्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, रिटेल स्टोर्स एंड डायरेक्ट सेल एजेंट। इको फ्रेश अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सेल करती है, यानी कि ऑनलाइन भी मिलता है प्रोडक्ट, रिटेल स्टोर में भी मिलता है मार्केट में, और डायरेक्ट सेल एजेंट है उनको भी देती है प्रोडक्ट। द फर्म हैज डिजाइंड इट्स मार्केटिंग मिक्स केयरफुली, प्राइसिंग इज स्लाइटली अबव कॉम्पिटिटर्स ड्यू टू इट्स इको फ्रेंडली पोजिशनिंग। इसके प्रोडक्ट्स के प्राइस थोड़े से ज़्यादा है इसके कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली है, ठीक है, ऐसा ये कंपनी कह रही है। बट प्रमोशंस इंक्लूड
डिजिटल कैंपेन्स, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड डिस्काउंट्स ऑन बल्क परचेजेस। लेकिन प्रमोशन कैसे कैसे कर रही है कंपनी? डिजिटल कैंपेन कर रही है, ठीक है, सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट कर रही है, और कोई अगर बल्क में परचेज करता है तो उनको डिस्काउंट भी देती है, ठीक है। रिसेंटली इको फ्रेश लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट। रिसेंटली इको फ्रेश ने बिल्कुल नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो कि है एक हर्बल एयर फ्रेशनर, ठीक है। ड्यूरिंग इट्स प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स इंट्रोडक्शन स्टेज द फर्म इन्वेस्टेड हैविली इन प्रमोशन एंड अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटीज। क्योंकि ये नया प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में पहली स्टेज है, यानी कि इंट्रोडक्शन स्टेज पर ही प्रोडक्ट है, और फर्म ने इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन पे पैसा खर्च कर दिया है, ठीक है। द कंपनी ऑल्सो इंगेजेस इन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, और कंपनी CRM भी मेंटेन कर रही है बाय ऑफरिंग लॉयल्टी पॉइंट्स। आजकल ये लॉयल्टी पॉइंट्स के थ्रू बहुत ज़्यादा सेल्स प्रमोशन किया जा रहा है। लॉयल्टी पॉइंट जैसे कि हम कभी रिलायंस वगैरह के स्टोर में जाते हैं तो जब कुछ भी परचेज करते हैं तो वो क्या करते हैं, हम जितने की शॉपिंग करते हैं वो उसमें से कुछ पॉइंट्स हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, और जब हम रिपीटिवली परचेज करते हैं तो उन पॉइंट्स को हमें एनकैश भी करके दे देते हैं, मतलब उनके बदले में कोई प्रोडक्ट हमें दे देते हैं ताकि कस्टमर बार बार हमारा ही प्रोडक्ट खरीदता रहे, इसलिए लॉयल्टी पॉइंट्स को यूज़ किया जाता है गाइस। तो बाय ऑफरिंग लॉयल्टी पॉइंट्स एंड पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन टू रिपीट बायर्स, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, बाय सेलिंग थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, रिटेल स्टोर्स एंड डायरेक्ट सेल्स एजेंट इको फ्रेश इज फोकसिंग ऑन। ये कह रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इको फ्रेश का प्रोडक्ट मिलता है, मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ ये तीनों चीज़ें, ठीक है। रिटेल स्टोर पर भी प्रोडक्ट मिलता है और सेल एजेंट के पास भी मिलता है, तो इसका मतलब क्या है? तो ये तीनों चीज़ जो है किस चीज़ से रिलेटेड है, हम ऑप्शन देख लेते हैं। क्या ये तीनों प्राइसिंग स्ट्रेटजी है? बिल्कुल नहीं। क्या ये प्रमोशनल मिक्स है? बिल्कुल भी नहीं। क्या ये सर्विस मार्केटिंग है? बिल्कुल भी नहीं। ये है मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर क्या है, कई तरह के चैनल यूज़ किए जा रहे हैं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है। जैसे ऑनलाइन भी मिल रहा है, रिटेल स्टोर पे मिल रहा है, एजेंट को भी मिल रहा है, तो ये मल्टी चैनल कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, देखो बार बार ये पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत हमें है नहीं, ठीक है, आप स्क्रीन को रोक कर एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इको फ्रेश यूज ऑफ डिजिटल कैंपेन, सोशल मीडिया एंड डिस्काउंट्स रिफ्लेक्ट डिसीजन रिलेटेड टू। ये कह रहा है कि इको फ्रेश डिजिटल कैंपेन करती है, सोशल मीडिया पर भी ऐड करती है और डिस्काउंट भी ऑफर करती है। ये किस में आएगा? क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में आएगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स में आएगी वो चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट करने से रिलेटेड है, वो चैनल वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो आएगा इसमें। क्या ये प्रमोशन मिक्स से रिलेटेड है? बिल्कुल सही, ठीक है। फिर भी हम सारे ऑप्शन चेक कर रहे थे। क्या ये प्रोडक्ट मिक्स है? बिल्कुल नहीं। क्या ये प्राइसिंग पॉलिसी है? कतई नहीं। तो इसका आंसर होता है हमारा प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स में हम क्या करते हैं कि इको फ्रेश अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करता है डिजिटल कैंपेन के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और डिस्काउंट्स भी ऑफर करता है। ऐसा इन्होंने यहाँ मेंशन भी किया हुआ है, ये देखो, और लिखा भी हुआ है कि प्रमोशंस इंक्लूड, तो ये प्रमोशन मिक्स का ही पार्ट है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द लॉन्च ऑफ हर्बल एयर फ्रेशनर ड्यूरिंग इट्स इंट्रोडक्शन स्टेज ऑफ द PLC primarily requires heavy investment in promotion and awareness building activity. It will lead to in shorter. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी का, ठीक है। हम सभी को पता है इसकी 4 स्टेज होती है, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। 4 स्टेज से होकर एक प्रोडक्ट गुजरता है, और ये इको फ्रेश अभी अपनी इंट्रोडक्शन स्टेज पे है, ऐसा बताया गया है, ठीक है। और लिखा हुआ है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करता है, अपने हैवी इन्वेस्टमेंट करता है प्रमोशन करने पे और अवेयरनेस बिल्डिंग एक्टिविटी पे। इससे क्या होगा, जब भी कोई प्रोडक्ट नया लॉन्च किया जाता है, जब भी कोई प्रोडक्ट अपने इंट्रोडक्शन स्टेज पे होता है और बहुत ज़्यादा मार्केटिंग पे जब पैसा लगा दिया जाता है, तो कभी भी प्रॉफिट नहीं होता, होता है तो बहुत कम प्रॉफिट होता है। तो इसलिए यहाँ पे हम सारे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। हाई प्रॉफिट कतई नहीं हो सकता भाई, हाई प्रॉफिट हो ही नहीं सकता, ठीक है। लो और नेगेटिव प्रॉफिट
ये हो सकता है। हाई रिवेन्यू लो कॉस्ट, इंट्रोडक्शन स्टेज पे हाई रिवेन्यू कभी नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत। ठीक है, हाई रिवेन्यू हाई कॉस्ट, अभी मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन स्टेज पे हाई रिवेन्यू नहीं होता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लो और नेगेटिव प्रॉफिट। ठीक है, क्योंकि इस पे लिखा हुआ है कि इन्होंने मार्केटिंग पे हैवी इन्वेस्टमेंट कर दी है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्होंने खर्च कर दिया है। ठीक है, जो पैराग्राफ हमने पढ़ा था उसमें भी लिखा हुआ था कि इन्वेस्टेड हैविली इन प्रमोशन। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के इंट्रोडक्शन स्टेज पर है। तो यहाँ पर या तो प्रॉफिट होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है द यूज ऑफ लॉयल्टी पॉइंट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने अभी आपको समझाया था लॉयल्टी पॉइंट्स क्या होते हैं। ठीक है, ताकि कस्टमर रिपीटेडली हमारे पास बार बार आए परचेज करने, इसलिए हम उसको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं और उसको बता देते हैं कि भाई जब इतने पॉइंट इकट्ठे हो जाएंगे तब आप इन पॉइंट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या इन पॉइंट्स का कुछ खरीद सकते हो हमारे पास से ही। तो कस्टमर उनको खरीदने के, पॉइंट्स को इकट्ठे खरीदने के लालच में वो इकट्ठे करता है पॉइंट्स, बार बार आएगा आपके पास। ठीक है, तो लॉयल्टी पॉइंट्स किस में आता है? पहला हमारा ऑप्शन है एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग इसका आंसर नहीं है। ठीक है, लॉयल्टी पॉइंट्स एडवर्टाइजमेंट में नहीं आते। ठीक है, सेल्स प्रमोशन ये इसका आंसर हो सकता है। पर्सनल सेलिंग बिल्कुल भी नहीं है। स्पॉन्सरशिप तो कतई नहीं है। ये इसका आंसर है भाई सेल्स प्रमोशन। अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए लॉयल्टी पॉइंट्स के मेथड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आज का ये सेशन करने के बाद आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट के जितने भी PYQs थे जो कि दिसंबर 2025 अटेम्प्ट में आए हैं वो सभी हमने कर लिए हैं। ये लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। इको फ्रेश एम्फेसिस ऑन बायोडिग्रेडेबल सेफ प्रोडक्ट रिफ्लेक्ट्स विच मार्केटिंग अप्रोच। देखो ऐसा यहाँ मेंशन किया गया था पहले ही कि ये क्या करते हैं, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, मतलब पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं। अब ये पर्यावरण का भी ध्यान रखते हैं, एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखते हैं, तो ये कौन सी मार्केटिंग अप्रोच है, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अब पहला ऑप्शन है प्रोडक्शन अप्रोच। ये तो इसका आंसर कतई नहीं है। ठीक है, प्रोडक्शन अप्रोच में तो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मासेस के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कुरकुरे, लेज, चिप्स। ठीक है, सेलिंग अप्रोच वो भी ये नहीं है। सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और लास्ट है प्रोडक्ट अप्रोच। प्रोडक्ट अप्रोच आपको पता ही है कि अच्छी क्वालिटी के जब प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसको प्रोडक्ट अप्रोच कहते हैं। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर है सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच। ये अप्रोच होती है जहाँ पर हम एनवायरनमेंट को सेफ रखते हुए या हम ग्रीन मार्केटिंग को यूज़ करते हुए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या सोसाइटी के मदद करने के लिए कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, तो सोसाइटल मार्केटिंग अप्रोच होती है। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा सेशन इतना ही था। आज के सेशन में हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट के दिसंबर 2025 के सभी PYQs कर लिए हैं। ये एग्ज़ाम 3 जनवरी 2026 को हुआ था जो कि दिसंबर में होना था, तो किसी कारण से 3 जनवरी 2026 को हुआ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।